अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, 1 दिसंबर 2023 जुमे की शब है, शाम है ये, और इस वक्त मैं चार अहम तरीन ख़बरें आपको देने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहली तो ये ख़बर है कि जो तहरीक इंसाफ का इंटरनल इलेक्शन हो रहा था, पार्टी इलेक्शन हो रहा था, उसको मुतनाज़ा बनाने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। बात सिर्फ यही नहीं है, दूसरी ख़बर में जो आपको दे रहा हूँ वो ये है कि एक मंसूबा बनाया गया है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी दफ्तर इस्लामाबाद का है उस पर ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि उस पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा। इसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं वो भी तफसील मैंने आपको बतानी है। और तीसरा, हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं तो उन्हें सीनियर सहाफ़ी कहता हूं लेकिन लोग उन्हें लौंडा लपाड़ा के नाम से बड़ा याद किया करते हैं और ख़ुद भी वो लफ्ज़ जो है ना ख़ास तौर पर बोलते रहते हैं। जनाब मंसूर अली खान साहब की उनकी एक नई वारदात, बारीक वारदात भी सामने आई है, वो सामने आपके सामने रखेंगे। और दूसरी खबर जो है, आखिरी खबर और चौथी खबर, वो जनाब सिद्दीक जान साहब के हवाले से है कि उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। ये क्या डिटेल्स हैं ये मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले तो ये जो शाम का वक्त है, इस वक्त तक पीटीआई के जो पार्टी इलेक्शन हो रहे थे उसमें कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख थी, और इस लिहाज से जो पीटीआई के ओहदेदारान हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। उनमें आपको पता है जो चेयरमैन हैं, जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के नामजद करदा हैं जनाब गौहर अली खान साहब, वो चेयरमैन के तौर पर उनका नाम सामने आया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब मरकज़ी सदर के तौर पर सामने आए हैं। इसी तरीके से उमर अयूब साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर सामने आए हैं। इसी तरीके से पंजाब की जो सदर हैं वो मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा हैं जो यहाँ से जनाब सामने आई हैं, और उनके साथ उधर से खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर हैं। इसी तरीके से सिंध से हलीम आदिल शेख साहब हैं। ये ओहदेदार सामने आए। मतलब ये बाकी सारे ओहदेदार वही पुराने हैं जो 9 मई के बाद अत्थल पत्थल हुई थी और उनके नतीजे में नई नामजदगियाँ हुई थी। बाकी तकरीबन सारे ओहदेदार वही हैं, सिर्फ चेयरमैन की जगह जनाब गौहर अली खान साहब ने कागजात जमा कराए हैं। टेक्निकली तो इस वक्त जनाब गौहर अली खान साहब और उनकी पूरी के पूरा जो पैनल है वो बिला मुकाबला जीत चुका है, और अब इसकी सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। उसकी वजह यह है कि जो इलेक्शन कमीशन बनाया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए थे पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने, उन्होंने ये शेड्यूल ऐलान किया था। इस शेड्यूल के तहत जुमा 1 दिसंबर को कागजात नामजदगी जमा होने थे और फिर 3 दिसंबर इतवार को इसकी वोटिंग होनी थी। इसकी वोटिंग का तरीकाकार क्या है वो भी मैंने आपको बताना है। और इसके जो रिटर्निंग ऑफिसर बनवाए गए थे वो मसरूफ़ खान एडवोकेट थे। तो आज मसरूफ़ खान एडवोकेट ने कागजात नामजदगी वसूल किए। उनमें जनाब जो पैनल सामने आया है वो तकरीबन सारे के सारे ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा एक बात आपसे कहूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब ये कौन सी सियासत है, कौन सी डेमोक्रेसी है कि आप बिला मुकाबला लोगों को मुंतखब कर रहे हैं और वो जमहूरी कल्चर नहीं है। तो मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये जमहूरी कल्चर है कि लोगों को लापता कर दिया जाए और फिर उनसे इंटरव्यूज़ कराए जाएं कि वो 9 मई की मजम्मत करते हैं और उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 20-20 मरतबा जनाब उनकी ज़मानत हो, अदालतें ज़मानत लें और उन्हें किस मरतबा भी गिरफ्तार कर लिया जाए, जिन पर जुल्म किया जाए, तशद्दुद किया जाए, ज़बान काट दी जाए, उनके असासे तबाह किए जाएं, कारोबार तबाह किए जाएं, उनके घर गिरा दिए जाएं, उनके छोटे छोटे बच्चों को, शीरखार बच्चों को भी उन पर भी तशद्दुद किया जाए। क्या ये जमहूरी कल्चर है? लेकिन इस जमहूरी कल्चर में जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है उनमें बिला मुकाबला इंतखाबात करा देना भी मैं समझता हूँ कि पीटीआई का कोई कम कारनामा नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है और अब इसकी जस्ट अनाउंसमेंट बाकी है। लेकिन इसको जनाब आपको पता है कि चूंकि हर काम के हवाले से गंद डालने की कोशिश की जा रही है और मुतनाज़ा और इमरान खान को ज़ेरे अताब लाने की और उन्हें ज़िच करने की पूरी इंतहा कर दी गई है। तो जनाब अब जो दो नए प्लान आए हैं वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। नए प्लान ये हैं जनाब कि अकबर एस अहमद को, अकबर एस बाबर साहब को, जो जनाब के भी बानी रुकन हुआ करते थे, उनको मैदान में उतार दिया गया है और वो 13 साल बाद इस्लामाबाद का जो जी सेक्टर 4 है वहाँ G6 में वो जनाब गए और उन्होंने वहाँ दफ्तर का दौरा किया है
और फिर उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की है। इस मौके पर जनाब कुछ लोग लाए गए थे बलूचिस्तान से। आपको पता है इस वक्त जो भी वारदात डाली जा रही है वो बलूचिस्तान के लोगों के जरिए जनाब वारदातें डाली जा रही हैं, चाहे वो हमारे यहाँ जो फेडरल कैबिनेट बनाई जाए, या दीगर जो भी बड़ी बड़ी जनाब जो काम हो रहे हैं वो बलूचिस्तान बजरिया बलूचिस्तान हो रहे हैं, लापता भी वहीं से हो रहे हैं। और ये जनाब जो नया खेल खेला जा रहा है उसका जनाब ज़्यादा जो मरकज़ है वो बलूचिस्तान है और कोयटा है। आपको पता होगा कि बुशरा बीबी पर जो उनकी गाड़ी पर हमला करवाया गया था वो लोग भी वहीं से लाए गए थे, और कुछ एजेंसियों के जनाब मतलब वो हमारे जो मालाकड़ एजेंसी और दीगर एजेंसी हैं वहाँ से जनाब लोग लाए गए थे और उसके लोग उसमें शामिल थे। तो जनाब आप समझ गए होंगे कि इन लोगों ने 13 साल बाद मरकजी सेक्रेटेरिएट गए हैं जनाब, वहाँ स्टाफ से उन्होंने कहा जी दें आप हमें कागजात दें, तो उन्होंने कहा जी कागजात हमारे पास नहीं है, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं डॉक्टर मसरूफ अहमद एडवोकेट उनसे जाकर लें। उन्होंने कहा नहीं जी आप हमें प्रोवाइड करें। वहाँ जिस वक्त गए तो वहाँ सिर्फ चौकीदार थे और चंद एक लोग और मौजूद थे। आपको पता है जो G4 में जनाब ये सेक्रेटेरिएट है ये पीटीआई का शानदार तरीन सेक्रेटेरिएट है जिसमें सैकड़ों कमरे हैं, ये कई मंजिला है, जो किसी भी पार्टी का इतना बेहतरीन दफ्तर नहीं है जितना पीटीआई का ये दफ्तर है। और इसमें हर ऑफिस बैरियर के लिए एक सिस्टमैटिक अंदाज में जनाब उनका ऑफिस बनाया गया है, छोटे छोटे कैबिन बनाए गए हैं, छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, उसमें जनाब चेयरमैन से लेकर वाइस चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी से लेकर तमाम ओहदेदारों के लिए वहाँ एक सिस्टम है। वहाँ जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए बहुत बड़ा बंदोबस्त है, बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हॉल हैं और उनको पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट किया गया है। ये शानदार दफातर हैं, लेकिन 9 मई के बाद ये तकरीबन वीरान पड़े हुए थे। सीधी बात हकीकत ये है कि ये वीरान पड़े हुए थे। वहाँ जितने लोग थे, सैकड़ों लोग वहाँ मुलाजिम हैं जो मुलाजमत करते हैं, उनको या तो गिरफ्तार कर लिया गया था या 9 मई के केस में उनको धर कर उनसे जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंसें करा ली गई थी। तो बुनियादी तौर पर ये एक्टिव नहीं है। और दूसरा ये एक बात बताऊं कि ये इस वक्त जो कहर ढाया गया है, जो पीटीआई के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है, सुर्ख कर दी गई है, वहाँ उनके लिए पाँव रखना महाल है, सांस लेना महाल है। हकीकत ये है कि अगर ये सारा सेटअप पाकिस्तान से चल रहा होता तो ये कब का टेक ओवर कर लिया जा चुका होता था। लेकिन इमरान खान साहब बहरहाल सियाने थे, उन्होंने इसको सबसे पहले तो पूरी पार्टी के टोटल जो सेक्रेटरीट था उसको ऑनलाइन किया हुआ था, और उस ऑनलाइन का एक अमेरिका में और बरतानिया में भी इसको बाकायदा एक्सेस दी हुई थी। वहाँ जो पीटीआई के दफातर हैं वो इस वक्त मुकम्मल फ़ाल है, और यूँ समझें कि जो पाकिस्तान में जो मेन सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो छुप कर हो रही हैं, और जो आपको ऑनलाइन नज़र आती हैं उसमें पाकिस्तान के दफ्तर का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि अमेरिका और ख़ास तौर पर बरतानिया के जो दफातर हैं वहाँ से इनको हैंडल किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो ट्विटर हैंडल है वो भी वहीं से हैंडल किया जा रहा है। तो अकबर एस बाबर साहब जनाब गए तो उनको बताया गया कि वोटर लिस्टें, तो उनको याद दी, उन्होंने कहा जी वो 1996 में जब 25 अप्रैल 1996 को पीटीआई बनी थी तो उस वक्त के जनाब वो आइन को जानते थे। उन्हें पता नहीं था कि उसके बाद आइन में पता नहीं कितनी तरमीम हो चुकी है। उन्होंने कहा जी वोटर लिस्टें दें, तो उनको बताया गया कि पीटीआई के 10 मिलियन वोटर्स हैं, मतलब जो उनके कारकुन हैं पाकिस्तान में और बिरून पाकिस्तान। तो ये जो जनरल काउंसिल होती है ये टोटल वर्कर्स होते हैं, तो वो सारे के सारे रजिस्टर्ड हैं और 10 लाख बाकायदा वोटर्स हैं। उनकी आप आकर लिस्टें देख लें, और उन्हीं में से जनाब ये जो 10 लाख लोग हैं उन्हीं में से लोग जो हैं वो पेपर जमा करवा सकते हैं, और वही लोग अपने ओहदेदार जनाब मुंतखब कर सकते हैं। तो आपका नाम तो उन 10 यानी 1 करोड़ 10 मिलियन लोगों में आपका नाम ही शामिल नहीं है। तो जनाब जब ये लोग आए तो इनको मुंह की खाना पड़ी, और वो लोग जो बलूचिस्तान से लाए गए थे उनका ज़हन में भी ये था कि कुछ जनाब बंडल होंगे, कुछ जनाब रजिस्टर होंगे और ये सारा होगा, उस पर कब्जा कर लेंगे। तो उनको पता चला कि ये सारा का सारा ऑनलाइन है। अगर आप 10 मिलियन यानी 1 करोड़ ऑनलाइन अफराद से अगर आप वोट लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। उनको बताया गया जनाब कि मेरी रजिस्ट्रेशन 1996 में थी, उनको बताया गया कि उसके बाद ख़त्म हो गई। अगरचे वो इस वक्त दावा कर रहे हैं जी नहीं जी मैं कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट में गया था और वहाँ से मेरी जनाब रुकनीत बहाल हो गई थी, लेकिन बहरहाल कहाँ बहाल हुई। लेकिन अब जनाब प्लानिंग ये है कि अकबर एस बाबर एक और शख्स को, फर्जी शख्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा,
उसमें फिर मुतबादिल जनाब उसी तरीके से आप कहा जाएगा कि जनाब आप कागजात जमा कराएं, उसमें अकबर एस बाबर साहब कागजात जमा कराएंगे, बाकी ओहदेदार भी जमा कराएंगे और फिर उस पर वोटिंग भी कराई जा सकती है उनको बिला। इस तरह एक मुतबादिल पीटीआई का पूरा सेटअप लाने की जनाब इन्होंने तैयारियां कर ली हैं और फिर उसको अप्रूव कराने के लिए बाकायदा अदालती सहारा लिया जाएगा। आपको पता है यहां अदालतों की क्या सूरत हाल है, यहां तो आप कोई चीज भी साबित करना चाहें आप जाएं अदालत में, नैब आपके साथ होगा, एफआईए होगा, पुलिस होगा, जो चीज आप मनवाना चाहें मनवा ली जाएगी। आप उन्हें कहें जनाब कि एटम बम हमने बनाया तो जनाब वो भी साबित कर देंगे कि वाकई पीटीआई के लोगों ने जनाब एटम बम बना लिया, जनाब इतने ये खतरनाक हो गए। उनसे अगर ये कहलवा दिया जाए कि जनाब जो पहली जंग अजीम थी उसके जिम्मेदार भी ये लोग हैं पीटीआई के, तो अदालतें बाकायदा प्रूव करके दे देंगी, आपको अप्रूव कर देंगी कि बिल्कुल जी इस्तगासा जो कह रहा है वो बड़ा जबरदस्त है, पुलिस ने जो कानून बनाया है, जो जनाब इसमें दलाइल दिए हैं वो बड़े जबरदस्त हैं और लिहाजा कुछ भी वो मतलब साबित किया जा सकता है। तो इस तरीके से अदालत के जरिए ही ना सिर्फ पीटीआई पर कंट्रोल, उसके इलेक्शन में गंद डालने और जनाब जो मरकजी सेक्रेटरीट है उस पर कब्जे की भी बाकायदा तैयारियां कर ली गई हैं और इसको एग्जीक्यूट किया जाना है। लेकिन कुछ रुकावटें जो है ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। देखें कोई भी आप जुल्म कर रहे होते हैं तो आखिर उसकी एक ना कोई एक हद होती है। अब ये मेरे ख्याल में ये हद भी क्रॉस करने के लिए जाएं, इनसे कोई बईद नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त वैसे वीरान पड़ा हुआ है सेक्रेटरीट जनाब, उस पर जाकर कंट्रोल कर लें, लेकिन आखिर कब तक करेंगे? कब तक खुदाई दावे बरकरार रहेंगे? ये कब तक वक्त के फिरौन बने रहेंगे? कब तक ये वक्त के खुदा बने रहेंगे? आखिर इनकी फिरौनियत ख़त्म होनी है, इनकी खुदाई भी ख़त्म होनी है और फिर मामले ने वापस सेटल होना है। नंबर 2, 1 करोड़ लोगों से कहां से वोट लेंगे? पाकिस्तान के लोगों से वोट नहीं ले सकते। ओवरसीज में जो पाकिस्तानी बैठे हैं वो तो इनके साथ जितने इनके खिलाफ मुश्तइल हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं। बहरहाल ये जनाब तैयारियां कर ली गई हैं और अकबर एस बाबर को बाकायदा इसके हवाले से तैयार कर लिया गया और उन्होंने पहली वारदात आकर डाल भी दी है जनाब। अगली खबर इसी हवाले से, ये डेवलपिंग स्टोरी इंशाल्लाह मैं इसको मजीद डिटेल भी आपको देता रहूंगा। अगली खबर है जनाब हमारे जनाब मंसूर अली खान साहब के हवाले से। ये बड़ा अजीब सी सूरत है, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, लेकिन जो कहते हैं ना जी, जो साइड ऊपर की कमाई का माल लग जाए फिर वो जनाब छुटती नहीं है मुंह को, ये काफिर लगी हुई। तो अब इन्होंने बाकी बहुत सारे लोग कर रहे थे जनाब, अब इन्होंने भी चंदा जमा करना शुरू कर दिया है जनाब। इस हवाले से इन्होंने एक बाकायदा हबीब बैंक में एक अकाउंट भी बनवा लिया है और उसमें लोगों से अपीलें की जाती हैं जनाब कि फ़लाँ किसी माजूर के नाम पर, वहाँ किसी बीमार के नाम पर, वहाँ किसी मरीज़ के नाम पर जनाब आप चंदा दें और फिर उस चंदे को जनाब यूटिलाइज भी किया जा रहा है, साफ जाहिर है इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब ये बाकायदा जैसे पहले ये मंसूर अली खान साहब थे ना जी, इनको लौंडा लपाड़ा, मैं लौंडा लपाड़ा नहीं कहता जनाब, ये खुद कहते हैं। और इसके लिए दलील क्या देते हैं? दलील ये देते हैं कि जनाब ये डिक्शनरी में मौजूद है, ये सबसे बड़ी दलील है। यहां तक कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने भी जो आकर दलील दी ना जी लफ्ज लौंडे लपाड़े की, कि जी ये तो पार्लिमानी लफ्ज है, देखें ये बाकायदा डिक्शनरी में मौजूद है, वो आप आकर फिरोजुल लुगात या कोई दूसरी जनाब आपको लुगत दिखा देते हैं, उसमें मौजूद है। तो हजरत बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं जो इंसानी आपके अपने जिस्म में मौजूद हैं और डिक्शनरी के में तो मौजूद हैं, सो है आपके अपने जिस्म में भी मौजूद है, लेकिन उनको हर वक्त जुबान पर नहीं लाया करते और ना हर वक्त इस तरह बोला करते हैं। लेकिन वतीरा बना लिया है जनाब मंसूर अली खान साहब ने, हर वक्त ये लफ्ज लौंडा लपाड़ा उनके मुंह के अंदर रहता है, मुंह भरा रहता है इस लफ्ज से जनाब। और बहरहाल वो चलते रहे, उनकी मर्जी, हम उनको क्या कह सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने बाकायदा चंदा भी जमा करना शुरू कर दिया है जनाब। लेकिन मैं एक बात और कहूं, देखिए आप अपील करें, आप जनाब फर्ज करें आपको लोग जानते हैं, आपकी बात पर एतबार करते हैं, तरीकाकार ये नहीं होता कि आप फिर मरीज के नाम पर जनाब चंदा जमा करें, उसे अपने अकाउंट में डाल दें। आप डायरेक्ट उनके नाम कहें, उन्हें कहें जी फलां को जनाब चंदा दे दें, यानी 25-30 लाख रुपए वो कहते हैं। पाकिस्तान में तो जनाब एक बंदा भी काफी है उसका इलाज कराने के लिए, लेकिन नहीं, आपने एक मुतबादिल सेटअप बनाना है, एक तरीकाकार जनाब बनाना है और आइंदा के लिए आपने एक फाउंडेशन बनानी है
ताकि आपका ये सिलसिला भी चलता रहे, आप जनाब चंदे की अपीलें भी करते रहें, लोग आपको कुछ ना कुछ हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहे और पैसे आते रहें। वरना एक बंदे का, एक मरीज का इलाज कराना कोई मुश्किल नहीं। यहाँ किसी सनतकार को कह दें वो आपको करा, या खुद वॉलंटरली आप सिर्फ अपील करें, आपको वो जनाब तैयार हो जाएगा, वो कहेगा किसी से ज़रूरत नहीं है आप चंदा वसूल करने की, बल्कि मुझ पर छोड़ दें और मैं इसका इलाज करा। 25 से 30 लाख रुपए ये बकौल मंसूर अली खान, उस मरीज़ के ल्यूकीमिया का जो मरीज़ है उसको ज़रूरत है। लेकिन ये जनाब 5 लाख रुपए तकरीबन रोज़ाना के हिसाब से ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और पैसा उस मरीज़ के अकाउंट में नहीं जा रहा बल्कि मंसूर अली खान साहब के अकाउंट में जा रहा है। तो जनाब ये दूसरी खबर। और आखिरी खबर जनाब बताते हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब बेचारा, वो क्या जनाब इनके लिए हार्मफुल है, क्या पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन अब पता चला है जनाब कि उनके गिर्द घेरा तंग किया है। सिद्दीक जान साहब की गुज़श्ता साल 3 दिसंबर को वालदा वफ़ात पा गई थी। तो सिद्दीक जान साहब का कहना यह है कि मेरा इरादा था कि मैं 3 दिसंबर को सऊदीया जाऊं और मैं अपनी वालदा के लिए उम्रा अदा करूं, उनके इसाले सवाब के लिए। तो कहते हैं मैंने तैयारियां कर ली थी, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर वो पहुंचे हैं तो पता चला है जनाब कि उनका नाम स्टॉप लिस्ट में मौजूद है। अब पता नहीं कितनी बड़ी करप्शन कर ली है जनाब सिद्दीक जान ने, क्या पता नहीं कर दिया है कि जनाब उनका नाम भी अब स्टॉप लिस्ट में है, वो वापस आ गए हैं। और शुनीद यही है कि उनके खिलाफ घेरा जो है मज़ीद तंग करने की मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। अब फ्यूचर में क्या होता है इंशाअल्लाह आपको आगाह करते रहेंगे। ये अब तक की मेरी गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।